हो गया। नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारा पॉलिटी का 30वां वीडियो लेक्चर और इसमें संसद से संबंधित प्रश्न शामिल किए गए हैं, खासकर परिसीमन वगैरह को लेकर के या फिर पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें किसका कार्यकाल ज़्यादा रहा कम रहा, इन सब से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो ये संसद से संबंधित हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर। और आइए देखते हैं इससे संबंधित पहला प्रश्न। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं लोकसभा का। आपको याद होगा 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था। इसी समय इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल, तो इस समय 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था। तो इस तरह से 6 वर्ष का हो गया था। आइए देखते हैं। मार्च 1971 से मार्च 1977 तक चला था, जबकि इसको मार्च 76 तक ही चलना था, क्योंकि 5 वर्ष के बाद लोकसभा का चुनाव होता है। जबकि जब इमरजेंसी लगता है तो वैसी स्थिति में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और ये प्रक्रिया कई बार की जा सकती है। इमरजेंसी वाले चैप्टर में भी क्लियर हो जाएगा ये। लेकिन इससे पहले हमने जब बात की थी तो भी एक प्रश्न आया था जिसमें ये चर्चा हुई थी कि अगर आपातकाल लगता है तो कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो उसका उत्तर होता है 1 साल, और 1 साल के हिसाब से वो कई बार बढ़ाया जा सकता है, 10 साल 20 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि अगर इमरजेंसी ख़त्म हो जाता है तो फिर 6 महीना से ज़्यादा नहीं चल सकता। 6 महीने के अंदर आपको आम चुनाव कराने ही होंगे। देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल वाला निर्वाचन क्षेत्र है? तो इसका आंसर है लद्दाख। और अब में भी बदल जाए कुछ अगर नया परिसीमन आता है, लेकिन अभी तक लद्दाख ही है। और सबसे छोटा अगर देखा जाए तो यह है चांदनी चौक दिल्ली का, वर्ग किलोमीटर में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अथवा राज्यसभा की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। पहले एक एक सेंटेंस पे बात करते हैं तो थोड़ा अच्छा भी रहेगा। पहली बात करते हैं, इस सेंटेंस पे बात करें। इसमें बता रहा है कि 50% अगर कोई मत ले आता है लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में तो वो जीता हुआ माना जाएगा। मतलब उसको 50% मत लाना ही होगा। ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। हमारा जो पहले आओ मतलब ज़्यादा लाओ और ज़्यादा पहले जीत जाओ, ऐसी पद्धति हमारे यहाँ है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जिसके पास सबसे ज़्यादा मत होते हैं वही जीत जाता है। अगर मान लीजिए कि कुल जो मतदाता हैं वो 600 हैं या 6000 हैं। 6000 कुल मतदाता हैं और 6000 मतदाता में से इसमें 4 उम्मीदवार हैं। तो एक उम्मीदवार को 1000 मिला, दूसरे उम्मीदवार को 500 मिला, तीसरे को भी 500 मिला और चौथे उम्मीदवार को 4000 वोट मिला। तो ये तो 50% से अधिक है 6000 में। ऐसी स्थिति में जीत जाएगा ये। लेकिन दूसरा केस अगर हम सोचें, दूसरा केस मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए फिर से 6000 ही वोटर थे और उम्मीदवार 4 ही थे। तो 4 उम्मीदवार में एक उम्मीदवार को 1000 मिला, दूसरे को 1500, तीसरे को भी 1500 मिला। तो कितनी हो गई? 15 दूना 30, 1 4, और दूसरे चौथे को मिला 2000। तो ऐसी स्थिति में भी ये 2000 वाला जीत जाएगा, भले ही ये इसका 33% ही है, 50% से कम ही है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा सीटें पाया है इसलिए वो जीत जाएगा। तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया पहला वाला। अब दूसरा देखते हैं। भारत के संविधान में अधिक कथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है संविधान में लिखा हुआ। अधिक कथित उपबंधों का मतलब ये है कि संविधान में लिखा हुआ है क्या कि जो विपक्ष का होगा उसको उपाध्यक्ष बनाया जाएगा या जो पक्ष का होगा उसको ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं लिखा गया है। बल्कि एक सामान्य परंपरा चली आ रही है, परिपाटी चली आ रही है कि जो भी
पक्ष का होगा। पक्ष का होने का मतलब जिसकी सरकार बनेगी उस दल के एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाता है, और जो सबसे बड़ी पार्टी होती है विपक्ष में, उस दल से एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसका दोनों गलत हो जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। भारत में लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चयनित किया जाता है, ऑप्शन बी। चयनित को जब आप बेयर एक्ट को पढ़ेंगे, बेयर एक्ट में बताया गया है संविधान के आर्टिकल के बारे में बताया जाता है। उसमें काफ़ी अच्छी किताब है। अगर आर्टिकल में आपकी रुचि हो, संविधान के अनुच्छेद वगैरह में रुचि हो, तो आप बेयर एक्ट जरूर रखिए। इतनी मोटी किताब होगी, उसमें हर आर्टिकल के बारे में कुछ न कुछ बताया गया है। तो बेयर एक्ट में इसके लिए जो है चूज शब्द का यूज किया गया है, न कि इलेक्ट शब्द का। इलेक्ट का मतलब होता है आपका निर्वाचन, मतदान होता है, लेकिन ये चुना जाता है, चयनित होता है, न कि निर्वाचित होता है। दोनों में अंतर होता है। ये देखिए, संविधान के अनुच्छेद 93 के उपबंधित किया गया है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी। चूज शब्द का उपयोग किया गया है, ठीक है। चूज मतलब चुनना, और ये चीज मैं बेयर एक्ट वाला बता ही दिया आपको। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष को सौंपता है, और उपाध्यक्ष भी किसको सौंपता है? उपाध्यक्ष भी अध्यक्ष को सौंपता है। वैसे ही भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? भारत के राष्ट्रपति को। और भारत का महान्यायवादी किसको सौंपेगा? वो भी भारत के राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो इस तरह से कभी आपको जोड़ी मिलान वाला हो जाए या फिर कभी फैक्चुअली पूछ दे कौन किसको सौंपता है, तो जो जिसके प्रति उत्तरदायी रहता है वो उसको सौंपता है सामान्यतः। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सामान्य बहुमत से यदि संकल्प पारित कर दे लोकसभा, तो लोकसभा अध्यक्ष हट जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। उसको हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 94 ग में दी गई है, लेकिन उसको हटाने से पहले कम से कम 14 दिन पहले उसको बताना पड़ेगा कि आपके खिलाफ हटाने की कार्यवाही शुरू की जा रही है, इस पर वोटिंग होगी। जब हटाने का प्रश्न होगा तब मतदान की अगर बात होगी तो मतदान में जो लोकसभा अध्यक्ष होगा मतदान नहीं कर पाएगा। वैसी स्थिति में केवल सदस्य ही मतदान करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। पहला सेंटेंस, इस पर बात करें तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जब तक पद धारण करेगा जब तक कि लोकसभा के सदस्य उसको अध्यक्ष बने रहने देना चाहते हैं। अभी इससे पहले मैंने बात किया कि कैसे उसको हटाया जाता है, तो पारित एक संकल्प द्वारा सामान्य बहुमत से उसको हटा दिया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह पद पर बने रहता है, तो ऐसा नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में एक चीज और बता दूं कि जैसे लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है ना, फिर भी लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म नहीं होता। जब पहली लोकसभा बैठती है, नई पहली लोकसभा बैठेगी यानी आम चुनाव के बाद, वैसी स्थिति में उस स्थिति तक मतलब वहां तक उसका जो पद होता है वो खत्म नहीं होता। जब प्रोटेम स्पीकर का नया चुनाव हो जाता है उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का पुराना लोकसभा अध्यक्ष जो होगा वो अपदस्थ होता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, बिल्कुल गलत है। दूसरा देखते हैं, यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। तो ये बात आपको याद होगा, ये मंत्रियों के लिए बताया गया था कि जो मंत्री अगर कोई बनना चाहता है
और वो किसी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वो मंत्री बन सकता है, लेकिन शर्त ये है कि मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर उसको किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। तो ये लोकसभा अध्यक्ष के विषय में गलत है, दोनों गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। तो ये बिल्कुल सही है। और कैसा त्याग पत्र दे सकता है? लिखित त्याग पत्र, हस्तलिखित त्याग पत्र वो संप्रेषित कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। आइए देखते हैं 8वां प्रश्न, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर, जब भी कोई नया लोकसभा चुनाव होता है और कोई नई लोकसभा बैठती है तो लोकसभा के सदस्यों के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि वो शपथ ग्रहण करें। जबकि पुराना लोकसभा अध्यक्ष अपना कार्यकाल खत्म कर चुका होता है, जैसे ही नई लोकसभा बैठ गई उससे पहले ही खत्म हो गया, वैसी स्थिति में उसको शपथ ग्रहण कौन कराएगा और जो सदस्य हैं उनको शपथ ग्रहण कौन कराएगा, जो नए सदस्य चुन करके आए हैं? तो उसके लिए एक प्रोटेम स्पीकर चुन लिया जाता है। उसका केवल और केवल एक ही काम होता है कि वहाँ के जो सदस्य हैं उनको शपथ ग्रहण कराए, और शपथ ग्रहण कराने के बाद उसका जो कार्यकाल होता है खुद ब खुद समाप्त हो जाता है। अब दूसरी बात कि प्रोटेम स्पीकर किसको चुना जाएगा, तो इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि प्रोटेम स्पीकर किसको चुना जाएगा नहीं चुना जाएगा, लेकिन एक परंपरा चली आ रही है कि जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है उसी को प्रोटेम स्पीकर चुन लिया जाता है लोकसभा में। और सवाल एक और भी है कि यदि प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिलाएगा तो प्रोटेम स्पीकर भी तो एक सदस्य है, तो उसको शपथ कौन दिलाएगा? तो उसको शपथ दिलाने के लिए कौन है? वो है राष्ट्रपति। यानी प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा, उसके बाद राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाएंगे, फिर प्रोटेम स्पीकर अन्य सदस्यों को शपथ दिलाएंगे, उसके बाद ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तब तक कोई भी व्यक्ति संसद का या लोकसभा का सदस्य नहीं माना जाता है या विधानसभा का सदस्य नहीं माना जाता है जब तक कि वो शपथ न ले ले। तो शपथ लेने के बाद ही वो विधानसभा, लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य माना जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर का केवल और केवल काम कितना है कि वो सदस्यों को शपथ दिला दे, और शपथ दिलाने के बाद उसका काम हो जाता है खत्म। और प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9वां, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? अभी मैंने बताया कि सामान्यतः जो नया लोकसभा बनता है उसमें सबसे वरिष्ठ जो सदस्य होता है लोकसभा का उसको ही प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है और राष्ट्रपति उसको शपथ दिला देते हैं। तो इसका नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। आइए देखते हैं 10वां एवं आखिरी प्रश्न, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो पहले इनकी संख्या कितनी थी? वो थी 15, यानी 15 मामले ही उठाए जा सकते थे सदस्यों द्वारा सामान्यतः एक दिन में, लेकिन इसको एक संशोधन के द्वारा 20 कर दिया गया है इसको। अब ये 20 हो गया, इसका आंसर बी। और देखते हैं, वर्ष 2005 में नियम 177 के अंतर्गत सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाले मामलों की संख्या को प्रतिदिन 15 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया, ताकि सदस्य अपने मुद्दे उठा सकें, अधिक से अधिक सदस्य अपने मुद्दे उठा सकें। क्योंकि संसद का एक टाइम होता है, मान लीजिए पहले 10 सदस्यों के लिए सवाल पूछने का समय निर्धारित किया गया था लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। कोई भी संसद या सभा चलती है या फिर लोकसभा चलती है तो पहले ही लोकसभा अध्यक्ष सारी चीज़ें निर्धारित करके रखते हैं कि आखिर कौन सदस्य कितनी मिनट बोलेगा, कितने घंटे बोलेगा, आज बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो ये सारी चीज़ें पहले से निर्धारित होती है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी उठ के बोल दिया, पहले से चीज़ें निर्धारित होती हैं। तो पहले जो सवाल उठाने के लिए जो समय दिया गया था, वो जो भी समय था उसमें केवल 15 सवाल ही उठाए जा सकते हैं, 15 मुद्दे ही उठाए जा सकते थे एक दिन में। लेकिन लोकसभा को ऐसा प्रतीत हुआ कि 15 जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो मुद्दे, रुकिएगा, एक माइक का इशू आ गया,
15 मुद्दे पर्याप्त नहीं हैं किसके लिए, सदस्यों के लिए 15 मुद्दे पर्याप्त नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा ने 5 मुद्दे और उठाने की अनुमति दी। तो अब एक दिन में लोकसभा में 20 मुद्दे उठाए जा सकते हैं। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। बाकी संसद के बारे में और अभी बहुत सारे वीडियो आएंगे तो लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर आप CGPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो क्लास पे हम काम कर रहे हैं, अभी आ रहा है। करंट अफेयर क्विज आप डेली देते रहिए, ऐप में फ्री में अपलोड होता है ये। टेस्ट सीरीज में भी कुछ पेपर फ्री हैं, उसको आप दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन एक महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है टेस्ट सीरीज का, और बिना डिस्क्रिप्शन के जो टेस्ट सीरीज फिर यूजलेस है, मानिए बस आप एक टाइम पास कर रहे हैं। तो इसलिए हमने डिस्क्रिप्शन पे कुछ खास ध्यान दिया है और उसको अधिक से अधिक बेहतर और सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास किया है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें और टेस्ट सीरीज़ को दें और डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें। थोड़ा सा मैं हमारे टेस्ट सीरीज़ के बारे में थोड़ा रिपोर्ट बता दूं कि 2018-19 में 32 से अधिक प्रश्न और 19-20 में 46 से अधिक प्रश्न CGPSC प्रीलिम्स में पूछे गए थे हमारे टेस्ट सीरीज़ से। तो आप ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस कंटेंट का अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, उससे भी आप जुड़ करके टेलीग्राम का जो इसका जो PDF है, कंटेंट है, उसको पा सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।